सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट ने झारखंड की राजनीति में बीजेपी को बल देने का काम किया। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जेएसएससी पेपर लीक मामले पर कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं की भावना के साथ खेलने का काम किया। इसका खुलासा ईडी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट के जरिए सबके समक्ष मौजूद है। इनमें सीएमओ की संलिप्तता सीधे तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने जेसीसी के पदाधिकारियों के मंसूबे पर भी सवाल खड़ा किया। देखिए रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहा है, जिस तरह के आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और उसी संबंधित विषय से जुड़ा एक व्हाट्सएप का चैट जो कल ईडी के द्वारा सार्वजनिक भी किया गया है, और आप सबने हम सबने देखा कि उस चैट के कंटेंट क्या है, उस चैट में किन विषयों पर बात हुई, उसी से संबंधित विषयों पर आज मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज ईडी की रिमांड में हैं, स्वघोषित युवाओं के सबसे बड़े भाग्य विधाता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की थी। 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कद्र करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है। वो खुद ईडी के रडार पर हैं, ईडी के रिमांड में हैं, और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेधा घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, उन पर केस किया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था कि इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया? चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर, जो चपरासी वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गंवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके, ताकि उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण जिसके साक्ष्य मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जनरल कैटेगरी से ही 80 नंबर लाकर लैब टेक्नीशियन के पद पर उम्मीदवार चयन होता है, और 130 नंबर लाकर एक और उम्मीदवार उसका चयन नहीं होता है, जबकि ये जो 80 नंबर वाला उम्मीदवार है, इसे होम टाउन का भी एडवांटेज दिया गया है। तो क्या, चाहे वो रैंडमाइजेशन के माध्यम से हो या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो, 50 नंबर
एक इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में मैनेज किए जा सकते हैं? तो ये सीधा सवाल है जेएसएससी की विश्वसनीयता पर, जेएसएससी के पदाधिकारियों की विश्वसनीयता पर, और जिस तरह से जमीन तो छोड़ दीजिए, कोयला खनिज की चोरी तो जब से झारखंड बना है तब से मधुपुड़ा से लेकर इस सरकार तक अंजाम दिया गया है, गठबंधन की सरकार जब भी आई है। और तो और अगर आप देखें, जो खेल की दुनिया है, प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आज रॉबिन मिंज, एक ट्राइबल क्रिकेटर, हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आईपीएल में। और कितने उदाहरण चाहिए। और जिस कांग्रेस के साथ आप सरकार चला रहे हैं आज यहां पर, उसी कांग्रेस ने देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति ना मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। दोगलेपन की हद हो चुकी है। यहां क्या पुलिस की कार्रवाई कौन करेगा, उसकी जात देखकर तय किया जाएगा? कौन पुलिस का पदाधिकारी मुझे अपने अपराध के लिए मुझे सजा देने के लिए आएगा? क्या वो जज की जाति देखकर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो जज कौन सा जजमेंट देगा? जज की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा, राज्य सरकार के समर्पित आईटी सेल के द्वारा शेयर की जा रही है कि ये जज के रहते हुए इनको न्याय कैसे मिल सकता है, इस ईडी के पदाधिकारी के रहते हुए इनको न्याय क्यों मिल सकता है? मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके सलाहकारों की जाति पर कभी आपने सोचा है? जिन सलाहकारों ने आज आपको अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय कराया, उनकी भी जाति पर आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि उस जाति के लोगों को आपने इतने करीब क्यों रखा है। अगर उस जाति के सभी वर्ग के लोग जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके क्रेडेंशियल पर आपको सिर्फ इसलिए शक होता है क्योंकि वो एक जाति से, एक धर्म से है। इस तरह से समाज को तोड़ने की बातें करना, हमेशा समाज को विभाजित करने की बातें करके कौन सी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आपके सहयोगी दल के नेता, यह प्रश्न भी आप पर उठता है। इसलिए राज्य की जनता आज ये पूछना चाहती है कि आखिर कितने दिनों तक भ्रष्टाचार को जाति धर्म की परिभाषा में ढककर इस खेल को खेला जाता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी पर काम हो रही है। उन्होंने लोकसभा में अपने जो संबोधन था उसमें स्पष्ट किया है कि चाहे जितना इल्जाम मुझ पर लगा लो, जितने भी हमले करने कर लो, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी जिसने इस देश की संसाधनों को लूटा है, उसे ये संसाधन इस देश को वापस करने होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उसी राह पर ना उसके राजनीतिक परिणाम की हमें चिंता है, ना उसके राजनीतिक नैरेटिव की हमें चिंता है। भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो। इसी उद्देश्य के साथ इस देश में सरकार चल रही है और तीसरे टर्म में भी इसी उद्देश्य के साथ हम इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, डर खरीदने को नहीं है, डर कार्रवाई का है। भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, ईडी तो पहले से थी, लेकिन उन एजेंसियों के दांत को छुपा कर रखा गया था। अब उन्हें आजादी दी गई है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इससे डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, और ये नैरेटिव सेटिंग अब राज्य की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। और आप देख ही रहे हैं, इस बार 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं है। समावेशित विकास और जिस तरह से हमारी जो संरचना रही है, परंपरा रही है देश की, उसको बचाते हुए और जो आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, देश की जनता उस पर विश्वास करती है, ना कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स पर, जब भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने के लिए कभी धर्म की आड़ में, कभी जात की आड़ में, कभी राजनीतिक पार्टी के अफिलिएशन की आड़ में अपने को बचाने की कोशिश करते हैं।